साल 1925 में केंटकी की सैंड केव में एक साहसी सर्च ऑपरेशन शोकपूर्ण घटना में बदल गया, जब एक फेमस केव एक्सप्लोरर फ्लॉयड कॉलिंस संकरे और खतरनाक पैसेजेस से गुजरते हुए अचानक एक पत्थर के नीचे फंस गए। Kentucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. So far, efforts to free him have been unsuccessful. उस अंधेरी और ठंडी गुफा में उन्होंने बाहर निकलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी उम्मीदें धीरे धीरे धूमिल होने लगी। ये घटना जल्दी ही पूरे देश में सनसनी बन गई, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद कॉलिंस को बचाया नहीं जा सका। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हम बात कर रहे हैं विलियम फ्लॉयड कॉलिंस की, जिनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1887 को केंटकी के लोगन काउंटी में। इनके फादर थे लियोनिड ली कॉलिंस और इनकी मदर थी मार्था जेन बर्नेट। फ्लॉयड कॉलिंस का जन्म कॉलिंस परिवार के फार्म पर हुआ, जो मैमथ केव से लगभग 4 माइल ईस्ट में ग्रीन रिवर के पास था। जब वे सिर्फ 6 साल के थे, तब से उन्होंने खुद ही गुफाओं में प्रवेश करना शुरू कर दिया, ताकि वे नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट को खोज सकें और उन्हें मैमथ केव होटल के पर्यटकों को बेच सकें। इसके बाद 1910 में फ्लॉयड ने अपनी पहली गुफा डंकीज केव की खोज की, जो कॉलिंस फार्म पर थी। 1912 में जियोलॉजिस्ट एडमंड टर्नर ने फ्लॉयड को क्षेत्र की गुफाओं को दिखाने के लिए अपने साथ रखा। इसके परिणाम स्वरूप टर्नर और फ्लॉयड ने 1912 में डॉसीज डोम केव और 1915 में ग्रेट ओनिक्स केव की खोज की। 1910 और 1920 के दशक में अमेरिका में गुफाओं की खोज और पर्यटन एक प्रमुख आकर्षण बन गया था, खासकर केंटकी के मैमथ गुफा क्षेत्र में। इस समय के दौरान केव वॉर एक असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति थी। ये समय केव टूरिज्म का स्टार्टिंग एरा था और गुफाओं का आकर्षण बढ़ रहा था। मैमथ केव, जो दुनिया की सबसे लंबी गुफा प्रणाली के रूप में प्रसिद्ध थी, इसके आसपास कई केव एक्सप्लोरर और बिजनेसमैन एक्टिव थे। इस समय के दौरान कई केव एक्सप्लोरर और बिजनेसमैन गुफाओं की खोज और उन्हें पर्यटन के लिए विकसित करने के प्रयास में थे, और इन लोगों के बीच यही कंपटीशन एक संघर्ष का कारण बन गई, क्योंकि हर कोई एक नई गुफा को खोजने और उसे व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। गुफाओं के स्वामित्व और उनके अधिकार को लेकर अक्सर विवाद होते थे। अलग अलग केव एक्सप्लोरर और बिजनेसमैन के बीच स्वामित्व के अधिकार और पर्यटन के अवसरों को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। इन केव वॉर्स ने स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला और यहाँ पर केव टूरिज्म एक प्रमुख व्यवसाय बन गया। इसी बीच सितंबर 1917 में फ्लॉयड कॉलिंस ने कॉलिंस फार्म पर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ते समय जमीन में एक छोटे से छेद से ठंडी हवा का आभास किया। उन्होंने जब इस छेद को और चौड़ा किया तो वे एक गुफा में पहुंच गए, जो एक बंद मार्ग का हिस्सा थी। दिसंबर 1917 में गुफा की और खुदाई करने के बाद फ्लॉयड ने एक सिंक होल में प्रवेश द्वार की खोज की, जिसे उन्होंने बाद में ग्रेट क्रिस्टल केव नाम दिया। फ्लॉयड के पिता ली कॉलिंस ने फ्लॉयड को गुफा में आधे हिस्से का मालिकाना हक दिया और दोनों ने तुरंत इसे व्यावसायिक बनाने का निर्णय लिया। पूरे परिवार ने मिलकर बहुत मेहनत की और गुफा को पर्यटकों के लिए तैयार किया। अप्रैल 1918 में ये गुफा पर्यटकों के लिए तो खोल दी गई, लेकिन ये काफी दूर थी और इस वजह से यहाँ पर काफी कम टूरिस्ट आते थे। इस प्रकार फ्लॉयड कॉलिंस की केव एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। फ्लॉयड कॉलिंस ने अपने गुफा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाई। उन्होंने मैमथ केव के मेन हाईवे के पास की जमीन पर 3 किसानों के साथ समझौता किया। समझौते में उन्होंने ये बात कही कि अगर वो वहां पर कोई नई गुफा खोजते हैं तो वे एक व्यावसायिक साझेदारी बनाएंगे। इसके बाद फ्लॉयड ने अकेले काम करते हुए एक छेद की खुदाई करना शुरू कर दिया, जो बाद में सैंड केव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने वहां पर कई संकरी पैसेजवेज की खोज की, जिनमें से एक का आकार मात्र 9 इंच था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक बड़ी गुफा के चैम्बर की खोज की है, हालांकि इसका अस्तित्व कभी प्रमाणित नहीं हुआ। फ्लॉयड ने केव की एंट्री को अंदर जाने लायक बनाने के लिए कई घंटों और हफ्तों तक काम किया। 30 जनवरी 1925 को एक सामान्य दिन था
और उस दिन भी वो सैंड केव के अंदर काम करने गए। उनके गैस लैंप की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, तो उन्होंने जल्दी से गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की और बाहर निकलने की हड़बड़ाहट में वो एक छोटी पैसेज में फंस गए। अचानक उनकी लैंप गिर गई और अंधेरा छा गया। हड़बड़ाहट में उनका पैर एक ऐसी जगह पर लग गया जिसकी वजह से 26.5 पाउंड का पत्थर गुफा की छत से गिर पड़ा और उनके बाएं पैर को दबा दिया। उस पत्थर के साथ मिट्टी गिरना भी शुरू हो गई और पूरी तरह से उनके शरीर के निचले हिस्से को ढक लिया। फ्लॉयड कॉलिंस गुफा के प्रवेश से 150 फीट यानी 46 मीटर दूर फंसे थे। उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी और यहीं से शुरू होती है जिंदगी और मौत की लड़ाई। उस पूरी रात फ्लॉयड कॉलिंस अपनी मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। 31 जनवरी 1925 को जब उनके पड़ोसी उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने फ्लॉयड की कोट को सैंड केव के बाहर पाया। इसके बाद 17 वर्षीय लड़का जोएल लेस्टेस गुफा के अंदर जाकर फ्लॉयड के फंसे होने की पुष्टि करता है। इसके बाद फ्लॉयड का छोटा भाई होमर कॉलिंस वहां पहुंचा और गुफा के अंदर जाकर फ्लॉयड को खाना दिया। फ्लॉयड को सैंड केव से बाहर निकालने के लिए रिपोर्टर स्कीट्स मिलर, लुइसविल फायर डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बर्डन और परिवार के दोस्त जॉनी गेराल्ड ने भी मदद की। 2 फरवरी 1925 को एक योजना बनाई गई जिसमें एक हार्नेस, रस्सी और कई लोगों की मदद से कॉलिंस को बाहर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास असफल रहा और रस्सी की मदद से खींचने की वजह से फ्लॉयड को काफी दर्द हुआ। बाद में एक इलेक्ट्रिक बल्ब को गुफा में स्थापित किया गया ताकि फ्लॉयड को कुछ रोशनी और गर्मी मिल सके। जैसे ही लोगों को मीडिया से इस बात का पता चलता है कि कोई आदमी सैंड केव के अंदर फंसा है, तो सैंड केव के बाहर अनुभवहीन केव एक्सप्लोरर और टूरिस्ट का जमावड़ा लग जाता है। बाहर सर्दी की वजह से लोगों ने कैंप फायर जलाना शुरू कर दिया, जिससे गुफा के अंदर नेचुरल आइस पिघलने लगी और अंदर पानी के पडल्स बनने लगे, जबकि फ्लॉयड के लिए ये एक और मुसीबत बन गई। देखा जाए तो बाहर आए टूरिस्टों को फ्लॉयड कॉलिंस से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपना एंजॉय करना था और बाहर एक मेला जैसा लग गया। इसके बाद 4 फरवरी को बर्फ के पिघलने के कारण गुफा के पैसेज 2 स्थानों से ढह गए। बचाव कर्मियों ने गुफा के अंदर की ओर खुदाई शुरू की, लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी खतरनाक और असंभव साबित हुई और अंत में एक सीधा शाफ्ट खोदने का निर्णय लिया गया। एक 55 फुट गहरा शाफ्ट खोदने की योजना बनाई गई, जिसमें केवल पिकैक्स और साबेल का उपयोग किया जाना था, क्योंकि अगर वहां पर डायनामाइट का यूज करते तो हो सकता था कि वो गुफा ढह जाती। इसके बाद लगभग 75 वॉलंटियर्स की टीम ने अनुमानित 30 घंटे में इसे पूरा करने की उम्मीद की। पहले मिट्टी को तेजी से हटाया गया, लेकिन जैसे ही वे कॉलिंस के करीब पहुंचे, काम की गति धीमी हो गई। एक रेडियो एम्पलीफायर को कॉलिंस के लाइट बल्ब से जोड़ा गया, जो हर मिनट 20 बार आवाज करता था, जो आशा की एक किरण थी कि फ्लॉयड अभी जीवित हो सकता है। शाफ्ट खोदने का काम धीरे धीरे चलता रहा। 6 फरवरी को फ्लॉयड को फंसे 1 सप्ताह हो गया था। शाफ्ट की खुदाई अभी भी धीरे धीरे ही चल रही थी। इसके बाद 8 फरवरी तक शाफ्ट को मात्र 23 फीट तक ही खोद पाए। 11 फरवरी को ठंड और बर्फबारी ने खुदाई की प्रक्रिया को और कठिन बना दिया। 12 फरवरी को फ्लॉयड को फंसे हुए 13 दिन हो गए थे। शाफ्ट को अभी तक मात्र 48 फीट ही खोद पाए थे। 13 फरवरी को अफवाहें फैलने लगी कि फ्लॉयड को बचा लिया गया है, लेकिन शाफ्ट को अभी तक मात्र 52 फीट ही खोद पाए थे। 14 फरवरी को शाफ्ट 55 फीट गहरा हो जाता है। इसके बाद लैंडस्लाइड की संभावना भी बढ़ जाती है। 15 फरवरी को बारिश और कोहरा जारी रहता है। शाफ्ट की खुदाई फ्लॉयड के करीब पहुंचती है। 16 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे शाफ्ट एक सैंड केव पैसेज तक पहुंचता है और फ्लॉयड कॉलिंस को मृत पाया जाता है। इस बात की पुष्टि एक माइनर एड ब्रेनर ने की। अनुमानित रूप से फ्लॉयड की मृत्यु 13 फरवरी को हो गई थी, क्योंकि उसी दिन कॉलिंस की लाइट बंद हो गई थी। फ्लॉयड कॉलिंस की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी अभी बाकी है। इस पूरी घटना को पत्रकार स्कीट्स मिलर ने रिपोर्ट किया और इस कवरेज के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला। उनकी ये रिपोर्ट देश विदेश में छपी और नए मीडिया, रेडियो के माध्यम से प्रसारित की गई। मीडिया की उपस्थिति ने सैंड केव के पास हजारों पर्यटकों को आकर्षित किया, जिसकी वजह से वहां पर एक सर्कस जैसा माहौल बन गया। सैंड केव का ये रेस्क्यू ऑपरेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच सबसे बड़े मीडिया इवेंट्स में से एक बन गया।
फ्लॉयड कॉलिंस की मृत्यु के बाद उनके शरीर को गुफा में ही छोड़ दिया गया और सैंड केव को सील कर दिया गया। उनके छोटे भाई होमर कॉलिंस को सैंड केव में अपने भाई की कब्र को लेकर असंतोष था। 2 महीने बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शाफ्ट को फिर से खोला और गुफा के पार एक नई सुरंग खोदकर फ्लॉयड कॉलिंस की बॉडी को 23 अप्रैल 1925 को बाहर निकाल दिया। फ्लॉयड कॉलिंस के शव को उसी दिन वे केव सिटी ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जेटी गेराल्ड एंड ब्रदर्स शवगृह में मम्मीकरण किया। 2 दिनों की दर्शकों की उपस्थिति के बाद 26 अप्रैल 1925 को फ्लॉयड का शव कॉलिंस परिवार के फार्म पर ले जाया गया और ग्रेट क्रिस्टल केव के ऊपर ही पहाड़ी पर दफनाया गया, जिसे उनके पिता ली कॉलिंस ने फ्लॉयड कॉलिंस क्रिस्टल केव का नाम दिया। 1927 में ली कॉलिंस ने अपनी संपत्ति और गुफा को डॉक्टर हैरी थॉमस को बेच दिया, जो मैमथ ऑनिक्स केव और हिडन रिवर के मालिक थे। नए मालिक ने कॉलिंस के शरीर को कांच के ढक्कन वाली ताबूत में रखा और कई वर्षों तक क्रिस्टल केव में प्रदर्शित किया। 18 और 19 मार्च 1929 की रात को शव को चुरा लिया गया। शव बाद में पास के एक खेत में मिला, लेकिन उसमें उसका बायां पैर गायब था। इसके बाद शव को क्रिस्टल केव के एक हिस्से में जंजीर वाले ताबूत में रखा गया। इसके बाद 1961 में क्रिस्टल केव को मैमथ केव नेशनल पार्क द्वारा खरीद लिया गया। इसके बाद कॉलिंस परिवार ने फ्लॉयड कॉलिंस की बॉडी को प्रदर्शित किए जाने पर आपत्ति जताई और उनके अनुरोध पर नेशनल पार्क सर्विस ने 1989 में फ्लॉयड कॉलिंस की बॉडी को मैमथ केव बैप्टिस्ट चर्च कब्रिस्तान में फिर से दफना दिया और इस तरह फ्लॉयड कॉलिंस की कहानी का अंत होता है। फ्लॉयड कॉलिंस की मृत्यु के कई वर्षों बाद उनकी कहानी एक दंत कथा बन गई, जिसने किताबों, गीतों और यहाँ तक कि फिल्मों को भी प्रेरित किया। उनकी एक कहानी हालांकि दुख से भरी थी, लेकिन इसने केंटकी की गुफाओं पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और अंत में मैमथ केव नेशनल पार्क की स्थापना में मदद की। तो ये थी फ्लॉयड कॉलिंस की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।